Hello my dear student, welcome to Excellent Study Center Educational Channel. I am Saqib. जैसा कि आपको ग्राफ से स्टूडेंट दिख रहा होगा, आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, ये चैप्टर सिविक्स से चैप्टर नंबर 2 लिया गया है। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है स्टूडेंट। और इस वीडियो के लास्ट में हम जो तर्क बताने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम व्यू से। तो प्लीज वादा करो कि वीडियो को पूरा देखना है, नहीं तो स्टूडेंट फिर आपको इसका बेनिफिट जिस स्तर पे मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आप कुछ ऐसा ही करोगे। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, क्लास 9 का चैप्टर 2 सिविक्स से लिया गया है और ये पार्ट 1 है। ये 2 पार्ट में वीडियो डिवाइड होगा। तो पार्ट 1 में थ्योरेटिकल है और पार्ट 2 जो आपको कल मिलेगा वो आपको क्वेश्चन अवेलेबल वीडियोस के एस्पेक्ट्स में रहेगा। तो ये हमारी हिंदी मीडियम के लिए है, वो आपको सीबीएसई से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो, दोनों को रन अप करेगा। और इसका जस्ट इसी का आपको इंग्लिश वर्जन भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा बहुत जल्दी आजकल में। तो आइए शुरू करते हैं लोकतंत्र क्या और क्यों। सबसे पहले स्टूडेंट जान लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में ये जो आपको दिया है लोकतंत्र क्या और क्यों, इसमें सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा स्टूडेंट कि हम ये समझ पाएंगे कि आखिर इस चैप्टर में किस परिप्रेक्ष्य में, किस एस्पेक्ट में हमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहला टॉपिक होगा स्टूडेंट कि लोकतंत्र क्या है। ये सबसे पहला टॉपिक आपका आ जाएगा लोकतंत्र के बारे में। जैसा कि आपका टॉपिक भी तो यही है ना, आपका चैप्टर का जो आपका लेसन का जो नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर लोकतंत्र होता क्या है। इसको आपको बिल्कुल एक आसान तरीके से समझाया जाएगा अकॉर्डिंग टू शब्दानुसार, ताकि अगर आपको डेफिनेशन अगर ना भी याद हो तो लेकिन आप अगर वर्ड को अगर ध्यान रखोगे तो आपको उसके एस्पेक्टेशन में, उसके परिप्रेक्ष्य में आप आसानी से इसकी परिभाषा को वर्णित कर सकते हो। कुछ नहीं पूछे एग्जाम में, सिर्फ आपको ये तो पूछेगा ही ना कि लोकतंत्र क्या है, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन तो रहेगा ही ना, तभी तो आंसर दोगे। तो लोकतंत्र है, बस यही आपके लिए काफी होगा। इसी लोकतंत्र से आप ऑटोमेटिक डिफिनेशन को तैयार कर लोगे। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि ये कैसे, वो अभी आपको बस कुछ ही सेकंड में इस चीज का आंसर मिल जाएगा। सेकंड टॉपिक है स्टूडेंट लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सरकार। यानी कुछ ऐसी गवर्नमेंट्स होती है जो कि डेमोक्रेटिक तो होती है, लेकिन दूसरी तरफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। तो उसी चीज को हम जानने वाले हैं कि जहां लोकतंत्र है वो तो ठीक है, लोकतांत्रिक हो गया, लेकिन जहां लोकतंत्र नहीं है वहां क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी सरकारें हैं जो लोकतांत्रिक कहलाएंगी और कौन सी ऐसी सरकारें हैं जो कि गैर लोकतांत्रिक कहलाएंगी। ओके स्टूडेंट, थर्ड टॉपिक आ जाएगा आपको लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष के महत्वपूर्ण बिंदु। लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष के महत्वपूर्ण बिंदु क्या मतलब हुआ, यानी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स स्टूडेंट्स इसमें आपको मैं बताऊंगा जो कि लोकतंत्र को इंडिकेट करेगा, लोकतंत्र को परिभाषित करेगा, उनकी विशेषताओं का वर्णन करेगा। तो उसके पक्ष में कहने का मतलब कि उनके एस्पेक्ट में, उनके रिस्पेक्ट में, उनकी ओर से, उनके हवाले से हम बहुत सारे यहाँ पे थर्ड्स एंड सिचुएशंस को देंगे जिसके बेसिस पर आप लोकतंत्र को और अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक रूप से समझ पाओगे। ओके स्टूडेंट, चौथा पॉइंट है लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं। अब अगर मान रखो कि कहीं अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो उस लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होंगी,
ये भी हम यहाँ जानेंगे। यानी आपको इससे आसानी से पता चल जाएगा कि लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो आइए स्टूडेंट इन सारे चीजों को शुरू करते हैं। प्लीज आप हमारे साथ बने रहें। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले परिचय में जैसा कि आपको फर्स्ट टॉपिक दिया गया था कि लोकतंत्र क्या है, इसी चीज को जानने का कोशिश करते हैं। तो देखो, लोकतंत्र जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है लोक और दूसरा है तंत्र। तो लोक का मतलब तो जानते ही हो, यानी कि जो लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, और तंत्र का मतलब होता है शासन या सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों के द्वारा शासन चलाए जाते हैं, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में आप इसे और अगर स्टैंडर्ड रूप देना चाहते हो तो आप कुछ ऐसा भी समझ सकते हो कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। ध्यान रखो स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेमोक्रेसी यानी आपको लोकतंत्र का इंग्लिश हुआ। डेमोक्रेसी वर्ड यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। क्या मतलब होता है इसका, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यूनानी में यानी कि यूनान लैंग्वेज में डेमोस का अर्थ होता है लोगों और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो टोटल क्या हो गया, लोगों का शासन, यानी लोगों के द्वारा जो शासन चलाए जाते हैं वो लोकतंत्र कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, काफी आसान, यही मैंने आपको कहा था कि आप अकॉर्डिंग टू वर्ड क्लियर कर सकते हो। अब यहां से आसानी से डिफिनीशन बन जाएगा आपका, यानी लोगों के द्वारा ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों के द्वारा संचालित की जाती है उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। आइए इसके एग्जैक्ट डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो कुछ आप ऐसा लिख सकते हो स्टूडेंट, आपको एग्जाम में पूछा जाए, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ओके, यानी लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। अथवा में मैंने दे रखा है, यानी अगर आप चाहो तो इसको लिख लो या फिर इसको लिख लो। फिर से मैं बता दूं, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। जस्ट लाइक अनदर वर्ड, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप यहाँ का क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। अब हम जानने वाले हैं इनके टाइप्स के बारे में, यानी कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ क्या होता है। क्योंकि आप ये तो जान ही चुके कि लोकतंत्र आप किसे कहोगे, ऑफ कोर्स। तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ क्या है, अब हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सरकार आपको हेडिंग दे दिया गया है। तो शासन जो एक्चुअली जो है ना स्टूडेंट, वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे लोकतांत्रिक शासन, गैर लोकतांत्रिक शासन। अब गैर लोकतांत्रिक को भी अलग डिवाइड किया गया, वो सारी चीजें स्टूडेंट आने वाली है, पेशेंस रखे। तो आइए शुरू करते हैं। शासन कई प्रकार के होते हैं, मसलन लोकतांत्रिक कैसा शासन है, जैसा कि अभी आप समझे हो, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, लोकतांत्रिक वैसा शासन। अभी तो आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा लोकतंत्र के बारे में, लेकिन लोकतांत्रिक शासन किसे कहेंगे, जिसमें जो लोकतांत्रिक ढंग से या फिर जिसमें लोगों के द्वारा शासन की नियुक्ति होती है। ऑफ कोर्स इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, लोकतांत्रिक वैसा शासन है जिसमें लोगों की भागीदारी वाली सरकार होती है और जिसमें लोगों की भागीदारी नहीं होती है वह गैर लोकतांत्रिक होती है। ओके, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक ही लाइन में मैंने आपको लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक
दोनों को डिफाइन कर दिया। वो कैसे? फिर से देखो, लोकतांत्रिक वैसा शासन है जिसमें लोगों की भागीदारी होती है, यानी लोगों द्वारा शासन की नियुक्ति होती है, और जिसमें लोगों की भागीदारी नहीं होती है वह गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसमें दो तरह की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं बेसिकली, यानी गैर लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत सैनिक शासन व्यवस्था और राजशाही शासन व्यवस्था आते हैं। तो जानने की कोशिश अब करेंगे स्टूडेंट कि आखिर सैनिक शासन और राजशाही शासन व्यवस्था क्या है। मैं आपको शॉर्ट में यहीं पर मैं बता देता हूँ। देखो, सैनिक शासन का मतलब हुआ वैसी शासन व्यवस्था, इसको आप संधि विच्छेद को ना आसानी समझे, सैनिक प्लस शासन व्यवस्था, यानी कि सैनिक के द्वारा जो शासन व्यवस्था को संचालित की जाती है, चलाई जाती है, वो सैनिक शासन व्यवस्था कहलाती है। राजशाही शासन व्यवस्था यानी कि राज प्लस शाही, राज का मतलब कि राज करना और शाही का मतलब शासन, किसके द्वारा? शाह यानी कि बादशाह द्वारा, किंग के द्वारा। तो जहां राजाओं के द्वारा शासन चलाए जाते हैं उसे हम राजशाही शासन व्यवस्था कहेंगे, ऑफ कोर्स। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये कि नए टॉपिक्स हमारे लिए आए हैं, तो तैयार हो जाओ नए टॉपिक्स के लिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इवन मैं बता दूं कि आपका जो एग्जाम होगा, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं भगवान नहीं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है या हमारी जो गहन स्टडी कहती है, ये आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर और जरूर बनते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं लोकतंत्र की विशेषता, तर्क एवं फायदे। अब यहाँ पे मैं एक और चीज मैं आपको बता दूं जो आपको जान के काफी खुशी हो गया स्टूडेंट, कि लोकतंत्र के बारे में जो मैंने बताया है यहाँ, तो लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं ये और तर्क और फायदे, ये तो आपको लग रहा है ना कि तीनों तीन चीज है। ऑफ कोर्स तीनों तीन चीज है, लेकिन आपके नोट्स में इसको इस तरह से समाहित किया गया है, इस तरह से नोट्स को डिजाइन किया गया है ताकि आपको कम मेहनत में ज्यादा अचीव हो सके। यानी अगर आपको एग्जाम में लोकतंत्र की विशेषता पूछे तभी भी आप यही लिखिएगा, अगर आपको तर्क पूछे तभी भी आप यही लिखिएगा, उसी तरह से अगर आपको फायदे भी पूछे तभी भी आप यही लिखिएगा। इसको इस तरह से लिखा ही गया। देखो स्टूडेंट, आप बोलोगे ये कैसे, मैं आपको शॉर्टली में बता दूं। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया लोकतंत्र के फायदे बताओ, तो लोकतंत्र के फायदे जो बताओगे वही ना उसकी विशेषता होगी। सपोज दैट मैं अगर आपको बोलूं कि आप ये बताओ कि हमारे वीडियो की क्या फायदे हैं आपको, तो आप फायदे क्या बताओगे कि भैया मेरे इस एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाती है, मुझे बहुत अच्छा से समझ में आ जाता है, एक पॉइंट्स को क्लियर कर दिया जाता है, पूरे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो एक्चुअली यही वीडियो की विशेषताएं भी हो गई। उसी तरह से आपको कहा है कि इस तर्क का मतलब होता है कि इसके एस्पेक्ट्स में आपको तर्क वितर्क, यानी कि आपको एक तरह से इसके फेवर में कुछ सपोर्ट्स के एस्पेक्ट्स में आपको हवाले देने हैं। तो अगर आप ये बताना चाहते हो कि ये वीडियोस बहुत अच्छा है, तो इसमें आप तर्क क्या दोगे कि बहुत ही अच्छा से डील किया जाता है और एक एक पॉइंट्स को डिस्कस डिटेल में किया जाता है, तो ये भी उसकी विशेषताएं हो गई ना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, आप एक ही में इस तरह से याद कर लो, आपकी मेहनत भी बचेंगे और आपके एग्जाम की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। हालांकि इन तीनों में कुछ स्तर तक फर्क जरूर है, लेकिन बहुत लेंदी चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, कई सारे आपके सब्जेक्ट्स भी हैं। तो इस चीज को देखते हुए मैंने कुछ इस तरह से नोट्स को डिजाइन किया है। अगर स्टूडेंट अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह के वीडियो आपको और भी मिल सके, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना न भूलें और कमेंट भी कर दो यार, क्या जाता है। ओके चलो फिर देखते हैं सबसे पहला पॉइंट्स। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है, जो लोकतंत्र की एक विशेषता है। ओके, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति का क्या मतलब है स्टूडेंट, हमें ये बताएं। जैसे कि मान लो कि अभी एनआरसी का हुआ था, तो क्या हुआ, लोग बिल्कुल रोड पर उतर गए और जंतर मंतर का घेरावा किया, दिस दैट, कई जगह पे लोग उतर गए, पूरे भारतवर्ष में बल्कि लोग उतर गए तो भैया एनआरसी लागू नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ना हो।
अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से थम गई, रुक गई। तो इससे समझ में क्या आ रहा है स्टूडेंट कि गवर्नमेंट ने तो घोषणा कर दिया, गृह मंत्री जी ने तो आपको पार्लियामेंट में भी कह दिया कि भैया इसे हमें लागू करना है, लेकिन ये लागू अब तक नहीं हो पाया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब तक जनता पूरी तरह से अलाउड नहीं करती, यानी जनता के हाथ में अंतिम शक्ति पाई जाती है, जब तक वो नहीं अगर पूरी तरह से आपको सपोर्ट करे, तब तक आप कोई फैसला नहीं ले सकते। तो इस एस्पेक्ट में आप ये लाइन कह सकते हो ना कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है, जो लोकतंत्र की एक विशेषता है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से सेकेंड पॉइंट की बात करें तो लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई उच्च जाति का है तो वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, अगर कोई नीची जाति का है तो वो खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है। ये इसका सेंस हुआ। लोकतंत्र का सीधा संबंध मताधिकार से है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कलरफुल भी कर रखा है। यानी हर एक इंसान के पास एक ऐसी शक्ति होती है जिस शक्ति के बेसिस पर वो या तो सरकार को बना सकता है या तो सरकार को गिरा सकता है। तो आप कह सकते हो कि लोकतंत्र का सीधा संबंध मताधिकार से है। अगर आपको मत ज्यादा मिलता है तो आप पोस्ट पा पाते हो, यानी कि आप रूल्स कर पाते हो, आप अपने शासन को कायम रख पाते हो। अगर आपको मताधिकार कम मिलता है तो आपकी सरकार नहीं बन पाती है, आप रूल नहीं कर पाते हो। ये सब मतलब हुआ लोकतंत्र का सीधा संबंध मताधिकार से होने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सभी वयस्क लोगों को समान रूप से वोट देने का अधिकार मिले और सभी लोगों के वोट का महत्व बराबर। अब ऐसा नहीं है कि मैं वोट दूंगा तो उसको 5 गिना जाएगा और हमारे स्टूडेंट अगर वोट देंगे तो उनका सिर्फ 1 गिना जाएगा। ऐसा नहीं है कि सलमान खान अगर वोट देगा तो उसका 100 गिना जाएगा और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी, अगर वोट देते हैं तो उनका 500 गिना जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक आदमी का एक ही बराबर वोट की वैल्यू होती है। तो आप कह सकते हो कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सभी वयस्क को, यानी कि यंगेस्ट पर्सन जिसका 18 साल एज हो चुका हो, लोगों को समान रूप से वोट देने का अधिकार मिले और सभी लोगों के वोट का महत्व, यानी उसका इंपॉर्टेंस इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लोकतंत्र में शासन कानून के अनुसार चलता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रधानमंत्री बन गए, गृह मंत्री बन गए या आप कोई ऊंचे अगर ओहदे पे फायज हो जाते हो तो आप जो चाहे कर लो, अपने मन से कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक किताब होती है जिसे हम संवैधानिक पुस्तक कहते हैं, उसके अनुसार ही हमें शासन करना होता है। तो आप कह सकते हो कि लोकतंत्र में शासन कानून के अनुसार चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार संवैधानिक कानून के भीतर ही काम करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार कानून से हटकर कुछ काम कर ले। उसे जो कानून में जो चीजें दी गई हैं, जो वर्णित हैं, उसके ही अनुसार काम करना होगा। अगर ज्यादा मुश्किल आ रहा है तो उसके लिए आप आए दिन देखते हो कि थोड़ा बहुत संशोधन भी किया जाता है, लेकिन वो भी संविधान में दिया जा चुका है कि हमें कहां कहां संशोधन करने की इजाजत है। तो इस तरह से ये भी काम कहीं ना कहीं संवैधानिक कानून के भीतर ही होते हैं। तो ऑफ कोर्स ऑल सिचुएशन में आप इस बात को कह सकते हो कि सरकार संवैधानिक कानून के भीतर ही काम करती है। ऑफ कोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल ही शासन होता है। अब जिसके पास ज्यादा वोट है वही ना प्रधानमंत्री बने,
वही ना मुखिया जी बने या फिर फलाना दिस दैट बने। तो अगर जिसको ज्यादा यानी बहुमत का मतलब क्या, बहु का मतलब बहुत और मत का मतलब वोट, तो जिसको बहुत ज्यादा वोट आएगा वो बहुमत कहलाएगा और जिसको बहुमत मिलेगा उसका ही शासन होगा। ऑफ कोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था होती है। जस्ट लाइक इससे पहले आपने देखा है बहु का सेंस और क्या देखा था और मत का, उसी तरह बहुदलीय यानी बहुत, दलीय का मतलब दल यानी कि जैसे कि पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसी तरह से भाजपा पार्टी है, लोजपा पार्टी है, दिस से दैट, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था होती है। अगर लोकतंत्र है तो वहां कोई एक ही दल नहीं होगा, कई सारे दल होंगे और आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर गवर्नमेंट अगर सही नहीं है तो आप अपने वोट के पावर से उस लोकतंत्र के द्वारा जो पहले चुनी गई सरकार थी आप उसे गिरा सकते हो और अपने मन के मुवाफिक आप अपने चॉइस के मुताबिक, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से किसी दूसरे शासन व्यवस्था को ला सकते हो। तो इसी को यहाँ पे कहा गया कि लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, लोकतंत्र में शासन अधिक जवाबदेही वाला होता है। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं तो फिर जनता और विपक्ष ढेर सारे सवाल आप पे ला देंगी, आपको उसका आंसर देना हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इसी तरह से स्टूडेंट बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको देखो पढ़ो, जहां नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में हमें लिखो, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि भैया अगर दोबारा बताने की जरूरत है तो मैं बता दूंगा आपको, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो लास्टली मैं बता देता हूँ, बाकी को आप पढ़ लेना स्टूडेंट, काफी आसान है। अगर प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप कांटेक्ट कर लीजिए या फिर एक्सीलेंट स्टडी सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों आपके पास ऑप्शन मैं रख रहा हूं। बहरहाल ये पॉइंट्स को देख लेते हैं। मानवाधिकार का अधिकार केवल लोकतंत्र में ही नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मानवाधिकार का मतलब क्या है स्टूडेंट? मानव प्लस अधिकार। मानवाधिकार यानी इंसानों के जो हकूक हैं वो लोकतंत्र में ही नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। देखो मानवाधिकार में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी आप हमें बताओ। जैसे कि मान रखो कि आपको मन कर रहा है कि भैया मैं इस कॉलेज में नहीं, मैं इस स्कूल में नहीं, मैं दूसरे स्कूल में पढूं। वो स्कूल किसी का भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई किसी का भी हो सकता है। तो इन सब में से जहां भी आप चाहते हो, जिस स्कूल में चाहते हो वहां आप पढ़ सकते हो। इसी तरह से अगर आपको मन कर रहा है कि मैं किसी भी होटल में जाके खाऊं, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। यहाँ तक के स्टूडेंट अगर आप चाहते हो कि डिफरेंट रिलीजन में अगर मैं अपने शादी करूं, मैरिज करूं, तो वो भी मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगर दोनों की अगर रजामंदी है तो आप मैरिज तक कर सकते हो। मानवाधिकार यानी मानव के अधिकार में ये चीजें आ जाती हैं। ओके स्टूडेंट, हो आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मैं आपको अब यहाँ पे ये बताता चलूं कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए आज के लिए हो गए। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड दोस्तों में भी इसे शेयर करने की कोशिश करो। और अगर प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से कहूँगा कि आप कांटेक्ट कर सकते हो, ESC में आ सकते हो, यहाँ आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो या फिर इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है स्टूडेंट, तो अब इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगा। वो आपका थोड़ा वो थ्योरेटिकल भी होगा जो अभी आपको स्क्रीन पे मैंने दिखाया, और साथ ही साथ क्वेश्चन समराइज करूंगा कि ये सारे जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं उसकी भी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि अच्छा वीडियो आपको लगा होगा। ओके बाय बाय।